Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. In this video I have covered the complete chapter 1 of O-level computer science, which is data representation in a one detailed lecture. This chapter is very important and many students find topics like binary, hexadecimal, image representation and sound representation difficult at first. That's exactly why I explained everything step by step in a complete one short video. I have tried to make this lecture easy to follow whether you are learning this chapter for the first time or revising for exams. This video is for you. My suggestion is that watch this lecture with full focus and keep a notebook with you so you can note down the important points in your register. Now, without wasting any time, let's start chapter 1, data representation. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन ये है, अ नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग सिंबल्स। सिंपली आपने यूज़ करना है कि डेली लाइफ में या पूरे वर्ल्ड में नंबर सिस्टम कितनी तरह के हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कॉमन नंबर सिस्टम्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि 10 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ वीट। इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? इसके अंदर टोटल डिजिट्स होते हैं 10 डिजिट्स, 0 से लेके 9 तक। डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स आप यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 या 1, जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है। कंप्यूटर में जितनी भी डाटा ट्रांसमिशन होती है, जितनी भी डाटा रिप्रेजेंटेशन है हमारी, वो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू होती है, 0 या 1 में। डेली लाइफ में आपकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा, जैसे कि आप स्विच का बटन ऑन करते हैं या फिर ऑफ़ करते हैं तो वो एक बाइनरी स्टेट है, या तो वो ऑफ़ है या फिर वो ऑन है। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। समटाइम्स ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर टोटल डिजिट्स होते हैं 0 to 7 मीन्स 8 डिजिट्स। फोर्थ हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16, टोटल डिजिट्स होते हैं 16 डिजिट्स, 0 से 9। 9 से ऑनवर्ड्स हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ABCDEF मीन्स A रिप्रेजेंट्स 10, F रिप्रेजेंट्स 15। इन डिटेल बाइनरी नंबर सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। Binary number system is the basic building block of computers. Computers work using binary number system. जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज़ करता है, 0 या फिर 1, जिसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, जैसे कि 0 इज़ अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। वाई बाइनरी? क्वेश्चन अराइजेस, हम बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैव 2 स्टेबल स्टेट्स, या तो वो ऑन होंगे या फिर वो ऑफ होंगे। अब कंप्यूटर एक मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना है और उसके अंदर स्टेट्स या फिर ऑन की है या फिर ऑफ की है। ईजी टू डिज़ाइन, रिलायबल एंड लेस एरर, prone than using many states. All data, text, images, sound, video is converted into binary before a computer can process it. इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कुछ भी लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं, साउंड आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, किसी दूसरे फ्रेंड को सेंड कर रहे हैं, वो सारी एट द बैक एंड बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही वर्क करती है। बाइनरी नंबर सिस्टम के यूनिट्स कौन कौन से हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट, जिसे हम कहते हैं 0 या 1। अगर 4 बिट्स को मिलाएं तो हम उसे कहते हैं निबल, 1 0 1 0। इसी तरह आप कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 0 1 0 0, दिस इज़ ऑल्सो अ निबल। उससे एक बड़ा यूनिट जिसे हम कहते हैं बाइट, एक बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट्स, जैसे कि सामने लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 0 1 0। लार्जर यूनिट्स उसके बाद आ जाते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ये बाइट, ये निबल, ये बिट और ये लार्जर यूनिट्स हमारे पास मेंशन है, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड सो ऑन। लेट्स सपोज आपने एक नंबर कीबोर्ड पे प्रेस किया ए का डेसिमल नंबर होता है 65। अब इसे हम बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर इसे कैसे कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्जन अब हमने सीखनी है कि हम कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू अ डेनरी नंबर मीन्स अ डेसिमल नंबर। हमें पता है 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 लें तो क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 लें तो क्या होता है? 4। 2 की पावर 2 से मेरा क्या मतलब है कि 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4। 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 4 लें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड सो ऑन। जब भी कोई आपको नंबर गिवन है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक नंबर है 1010, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आपने डेनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरह करेंगे? सबसे पहले वो आपने नंबर लिख लेना है 1 0 1 0, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनके दरमियान ऐड का साइन और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह लिख लेना है। अब आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है हमारे पास 4, लेकिन जब आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, आंसर क्या आया हमारे पास? 10। ये था स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि वो आपने किस तरह करना है। सिंपली आपने डिजिट्स लिखे 1 0 1 0, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, मींस 1 से। आपने यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ पे आपने 4 लिखा, यहाँ पे आपने 8 लिखा। 0 वाली वैल्यूज़ वैसे ही कट ऑफ कर देनी है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 इज़ इक्वल्स टू 10। ये था शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं फुल एक्सप्लेन्ड मेथड के साथ और फिर शॉर्टकट के साथ। डिजिट्स लिख लेने आपने 1 0 0 1 एंड 1। जैसे मैंने बताया, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन प्लस प्लस 0 1 2 3 4, 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इन सब को ऐड करेंगे। 16 प्लस 0 0 प्लस 0, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं जो कि बहुत ही फास्ट है। 1 0 0 1 1, राइट साइड से आपने शुरू करना है और 2 की पावर लिखते जानी है। 2 की पावर 0 आता है ना फर्स्ट में, तो आपने लिखना है 1 2 4 8 16। ओके, देन आपने 0 वालों को वैसे ही माइनस कर देना है, क्योंकि 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19। ईजी। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन मेथड से बताया है, जो एक प्रोसेस है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट, अब आपने जो भी परफॉर्म करना है वो आपने फास्टली आप इस तरह सिंपली कर सकते हैं। 1 1 0 1, आपको पता है राइट साइड पे क्या आता है? 1 2 4 8, 0 वाली टर्म कैंसिल। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1
1 आंसर 8 + 4 12 12 + 1 13 आंसर। अब नेक्स्ट कुछ हम प्रैक्टिस होमवर्क पे बात कर लेते हैं। 8 बिट नंबर को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 12 बिट को, 16 बिट को। मेथड सारा का सारा वही है, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कन्वर्जन में आसानी होगी, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आपकी इनके ऊपर ग्रिप होगी, कमांड होगी, तो आप उतनी ही फास्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन इन तीनों में से एक एक कैलकुलेशन मैं आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ, बाकी आपने फिर कर। सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबर लिख लेना है 0 1 1 0 1 0 0 1। राइट साइड से शुरू करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 2 4 8 16, देन ऑनवर्ड्स 32 64 एंड 128। ज़ीरो वाली टर्म्स को कैंसिल आउट, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने इनकी। 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। देन आपने इनको ऐड करना है, आंसर इज़ 105। डायरेक्टली कुछ बच्चे नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आप सिंपली अपना जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना है। 64 प्लस 32 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9, देन 96 प्लस 8, then 96 plus 8 8 plus 6 14 9 plus 1 10 plus 1 answer 105। this is the answer। एक और कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं। 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0। मैंने आपको जैसे पहले बताया, राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। 1 2 4 8 16 32 64 128। ज़ीरो वाले कैंसिल आउट। 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, द आंसर विल बी इज 184। ये रहा हम कैसे बाइनरी नंबर को डेनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक की एक्सरसाइज के हैं, ये और ये मैंने करवा दिए हैं। इन दोनों की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है खुद से, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेनरी नंबर टू अ बाइनरी नंबर। डेनरी का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बुक्स में डेनरी का वर्ड यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली हम इसे डेसिमल भी कहते हैं, कि डेसिमल टू बाइनरी। किस तरह करते हैं, बहुत ही आसान है। 172 मेरे पास एक नंबर है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ये मेरे पास 2 8 are 16 1 कैरी 2 6 are 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0। 2 4 are 8 2 3 are 6, रिमाइंडर क्या आया, 0। 2 2 are 4 2 1 are 2, अब ये 1 रिमाइंडर। 2 1 are 2, ये क्या है। यहाँ इस स्टेप पे जो है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये किस तरह करना है कि 2 1 are 2 सर कर लिया, अब इसके बाद अब हम क्या करें, ये तो डिवाइड ही नहीं होता। एक तरीका ये है, आपने सिंपली इसको क्या करना है, 2 10 are 20 1 कैरी, 2 5 are 10 रिमाइंडर 0, 2 2 are 4 रिमाइंडर 1, 2 1 are 2 रिमाइंडर 0। अब ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ गए हैं 1 0 1 0 1 1 0 0। आपने इसको रिवर्स पैटर्न में, किस पैटर्न में, रिवर्सली आपने लिख देना है। जैसे 1 0 1 0 1 1 0 0, ये हमारे पास है 172 का बाइनरी फॉर्म। अब मज़ीद एक दो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह हमने डिवीजन बाय 2 मेथड के ज़रिए
डेनरी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है कि आपकी बुक से ही लिए गए हैं। 142 इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। 2 7s are 14, 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 7s are 14, 1 रिमाइंडर, 2 8s are 16, 1 रिमाइंडर, 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। अब आपने रिवर्स में इसको लिख देना है। कैसे लिखना है? 1 0 0 0 1 1 1 0 इज़ द बाइनरी फॉर्म ऑफ 142। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेनरी 142 नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। अब लेट्स सपोज हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ये एक है 774। 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 7s are 14, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 9s are 18 and 2 3s are 6, 1 remainder, 2 9s are 18, 1 carry, 2 6 are 12, 1 remainder, 2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 16, 0 remainder, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 remainder, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 remainder, 2 6 are 12, 0 remainder, 2 3s are 6, 0 remainder, 2 1s are 2, 1 remainder। रिवर्सली अब आपने इसको लिख देना 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0। दिस इज़ द बाइनरी फॉर्म ऑफ द नंबर 774। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। इन सब क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको आना चाहिए कैसे आप एक बाइनरी नंबर को डेनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह आप एक डेनरी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ जाना है, उससे पहले आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर कहीं चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डेनरी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सबट्रैक्शन मेथड। दोनों मेथड्स आपकी बुक में मेंशन है। ये दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए कि किस तरह हम कन्वर्जन करते हैं। सबट्रैक्शन मेथड बहुत ही सिंपल है, काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लगता है बट इट इज़ वेरी इजी। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है 25, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 are 12, 0 रिमाइंडर, 2 3s are 6, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर। इस तरह क्या आंसर आया आपका? 1 1 0 0 1। दिस इज़ द बाइनरी। अब हमने देखना है कि हम कैसे सबट्रैक्शन मेथड से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर गिवन है हमें, लेट्स सपोज हमें 25 गिवन है, आपने 2 की पावर 25 से कम वाली देखनी है, जैसे 1 2 4 8 16। क्या मैं 2 की पावर 5 जिसका आंसर 32 आता है वो यहाँ पे लिखूँगा? मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? मैं 25 से कम वाली वैल्यू देखूँगा जो कि हमारे पास 16 तक। 25 में से आपने 16 को माइनस करना है। जब भी आपने सबट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो आपने उस नंबर के नीचे 1 लिख देना है। 25 माइनस 16 1 लिख दिया, आंसर क्या आया? 9। अब उससे कम 2 की पावर देखनी है जो कि ये 8 है। 9 माइनस 8, सबट्रैक्शन परफॉर्म की, 1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आया था? 9 माइनस 8 1। क्या 1 में से मैं 4 माइनस कर सकता हूँ? नहीं, 0। क्या 1 में से मैं 2 माइनस कर सकता हूँ? नहीं, 0। क्या 1 में से 1 माइनस कर सकता हूँ? यस, 1 माइनस 1। यहाँ 0 नहीं लिखना आपने। जब सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो आपने 1 लिखना है। अल्टीमेटली हमारे पास 0 आ गया तो हमने इसकी कन्वर्जन कंप्लीट कर ली। हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
लेट्स सपोज 142। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 142 को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं बाय डिवीजन बाय 2। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह आप सब्ट्रैक्शन मेथड से कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमने क्या देखना है, 142 से कम 2 की पावर कितनी है। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 128। इससे ज़्यादा जब जाएंगे तो वो होता है 256। तो 256 तो 142 से बड़ा है, हमने 142 से कम वाली वैल्यू देखनी है। अब हमने सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। जब सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है तो उस वैल्यू के नीचे हमने 1 लिख देना है। 142 माइनस 128 आंसर आता है 14। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, 1 लिख दिया। अब 14 में से कौन सा आप नंबर माइनस कर सकते हैं? 14 में से मैं 16 माइनस कर सकता हूँ। 14 में से मैं अगर 64 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा। और जहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करनी वहाँ हमने 0 लिख देना है। 14 में से 32 माइनस हो सकता है? नहीं। 14 में से 16 माइनस हो सकता है? नहीं। 14 में से 8, जब 14 में से आपने 8 माइनस किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, येस। 14 माइनस 8 6। अब 6 में से आपने 4 माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, येस। 6 माइनस 4 2। अब आपने 2 में से 2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, येस। 2 माइनस 2 0। क्या 0 में से 1 माइनस कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं की, आंसर लिख दिया। दिस इज़ द बाइनरी फॉर्म ऑफ 142। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स होते हैं 16, 0 to 15। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं? बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर्स से आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को कि यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम एक शॉर्टर नंबर को यूज़ करते हैं, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि ईजियर होता है पढ़ने के लिए। इसकी एप्लीकेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल समझेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि 9 को हेक्सा में 9 ही करते हैं, लेकिन 10 जो डेनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में हम ए से स्टार्ट करते हैं। 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ़। ये टेबल आप खुद से किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 10110110। मैंने इसको हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है? सबसे पहले आपने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। ग्रुपिंग मीन्स 4 का ग्रुप बनाना है फ्रॉम द राइट साइड। 0 1 1 0 ये एक ग्रुप बन गया। उसके बाद 1 1 0 1 ये एक ग्रुप बन गया। प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं? 4 बिट्स को हम कहते हैं निबल। यस एग्जैक्टली। अब आपने इस नंबर को 0 1 1 0 को इस टेबल में देखना है कि 0 1 1 0 किस चीज़ की वैल्यू है। 0 1 1 0 6 को रिप्रेजेंट करता है, आपने लिख लेना है 6। अब आपने देखना है 1 0 1 1 टेबल में कहाँ है? 1 0 1 1 11 को रिप्रेजेंट करता है। हमने अब यहाँ पे 11 नहीं लिखना, हमने लिखना है कि हेक्सा में 11 को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B6। इसी तरह कोई भी वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2, ये एक बाइनरी वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमने उनकी ग्रुपिंग की, 4 का ग्रुप बनाया, उन 4 के ग्रुप को हमने फिर फाइंड किया। 1001 1001 हमने टेबल में फाइंड करना है। ये है 1001 1001 9 1110 1110 E 1110 अगेन 1110 E9 मीन्स डबल E9। बहुत ही आसान है, दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। बाइनरी वैल्यूज़ आपको गिवन है, फ्रॉम द राइट साइड आपने ग्रुपिंग कर लेनी है 4 बिट्स की, 4 बिट्स। देन आपने इस टेबल के अंदर फाइंड कर लेना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेबल हम खुद से ड्रॉ कैसे करें। मैं नेक्स्ट पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम कैसे ये टेबल खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब आपने 8 टाइम्स 0 लिखना है। स्टार्ट करते हैं। अब आपने 8 टाइम्स 1 लिखना है। 1
अब आपने 4 टाइम्स 0 लिखना है, अब 4 टाइम्स 1 लिखना है, अब 4 टाइम्स 0 लिखना है, अब 4 टाइम्स ही 1 लिखना है, 1 2 3 4। अब आपने 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1 लिखना है, 0 1। अब ये आपका एक प्रॉपर टेबल उसी तरह बन गया जैसे कि हमारा टेबल पहले था। अब आप यहाँ पे किसी भी बाइनरी वैल्यू को पकड़ लें और आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ मैं आपको करके भी दिखाता हूँ किस तरह आपने करना है। पहली वैल्यू को ले लेते हैं, राइट साइड से आपने क्या करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 1 0 1 1 0 1 0 1 टेबल में देखना है। अब आपने टेबल में देखना है 1 1 0 1 13 जिसे हम क्या कहते हैं, डी। 1 0 1 0 जिसे हम क्या कहते हैं, ए। तो फर्स्ट की कन्वर्जन क्या हुई, ए डी। अब सेकंड को देखते हैं, ग्रुपिंग कर लेनी है, 0 1 0 0 1 1 1 1। टेबल में देखना है 0 0 1 0 कौन सी वैल्यू है, 2। 1 1 1 1 कौन सी वैल्यू है, एफ, एग्जैक्टली 15। तो हमारा क्या आंसर हुआ, F2। अब नेक्स्ट करते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। लेट सपोज मेरे पास वैल्यू है 0 1 0 0 1 1 1। अब मैंने ग्रुपिंग कर लेनी है, राइट साइड 1 1 1 0, ए ग्रुप बन गया। 0 1 0 मैंने 4 का ग्रुप बनाना था लेकिन यहाँ पे एक बिट मिसिंग है, तो ये एक बिट मैंने खुद से ऐड कर लेनी है 0। और अब मैंने देखना है 0 0 1 0 0 0 1 0 stands for 2, 0 1 1 1 0 1 1 1 stands for 7। So this is the hexadecimal of this number। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी। होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू। कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक डेनरी जैसे ही होते हैं। देन 10 रिप्रेजेंट्स ए एंड 15 रिप्रेजेंट्स एफ। हम एक नंबर को डेनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मुझे पता है कि ए को डेनरी में 10 कहते हैं और दूसरा भी ए है तो उसे भी 10 कहेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, दोनों के दरमियान में एडिशन का साइन 0 1। देन हम सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 इज़ ऑल्सो 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर 160 प्लस 16 की पावर 0 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 10, 160 प्लस 10 इज़ 170। एक और नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, ये एक हमारे पास नंबर है 9cc। दिस इज़ दी हेक्साडेसिमल नंबर। 9 को हम डेनरी में 9 ही कहते हैं, जैसे कि 9 लिखा हुआ है तो ये 9 ही रिप्रेजेंट करता है। हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस c रिप्रेजेंट्स 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस अगेन c 12 मल्टीप्लाई बाय 16, देन 16 की पावर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2। देन वी कैलकुलेट 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2, 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 2304, 2304 प्लस 16 की पावर 1 is also 16, 12 multiplied by 16 answer is 192 प्लस 12 multiplied by 16 की पावर 0। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 आंसर 1 ही आता है, तो 12 multiplied by 1 is also 12। Then we will add all of these numbers, 2304 plus 192 plus 12, the answer will be 2508। 2304 192 plus 12, 4 2 6, 6 plus 2 8, 9 1 10, 1 carry, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5 and 2। The answer is 2508। The hexadecimal number is 9cc. Its denary form is 2508 denary number. This is a number 1abd. By saying in the table 1abd, 1 is also 1 in denary, multiply by 16 plus a is 10 multiply by 16 plus b is 11 multiply by 16 plus d is 13 multiply by 16. From the right side we will write the powers of 16, 0 1 2 and 3.
नाउ वी विल कैलकुलेट 16 की पावर 3 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑल्सो 4096 प्लस 16 की पावर 2 इज 256 256 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2560 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 16 की पावर 1 is also 16 so 11 multiply by 16 176 अगर कुछ बच्चों से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना हो रही हो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप सिंपल साइड पे रफ वर्क करके 11 मल्टीप्लाई बाय 16 भी कर सकते हैं. 6 1 6 6 1 6 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1 6 7 1 दिस इज 176 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0. मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑल्सो 13. Then we will add all of these numbers. 4096 plus 2560 plus 176 plus 13. The answer is 6845. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करते हैं. मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हम एक बाइनरी नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस 16 का फ़र्क है. यहाँ पे वहाँ पे हम 2 की पावर ले रहे थे, यहाँ पे हम 16 की पावर ले रहे हैं. बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. आपको अगर ये टेबल ड्रॉ करना आता है और अगर नहीं भी आता तो आपको ये पता होगा कि ए को हम डेनरी में क्या कहते हैं 10. अगर एक नंबर हेक्साडेसिमल का लिखा हुआ है लेट्स सपोज CD, तो वो लिखा हुआ है 12 और 13. 12 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 और उनकी फिर आपने पावर्स लिखनी है. अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करना है, हमें पता है A B को डेनरी में 10 और 11 कहते हैं, तो वो सिंपल 10 और 11 को लिख देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत प्रोसीजर है. आपने 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना है देन उन सबको ऐड करना है. Now we will see how we can convert a denary number to a hexadecimal number. Let's suppose कि हमारे पास एक नंबर है 2004. इस नंबर को मैंने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. मैं किस तरह इसको कन्वर्ट करूँगा? सिंपली मैंने इसको 16 से डिवाइड कर देना है और रिमाइंडर को इन्वर्स पैटर्न में लिख देना है. जैसे हम एक डेनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो हम 2 से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पे हमने 16 से डिवाइड करना है. 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे 4 रिमाइंडर, देन इट बिकम्स 40. 16 2 ज़ा 32, 40 minus 32, 8 remainder. 16 5 सा 80, 84 minus 80, 4 remainder. Then 16 7 सा 112, 125 minus 112, answer is 13, so 13. Then in the reverse pattern we will write 7 13 4. अगर आप यहाँ तक स्टेप करेंगे ना तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलने वाले, because we know 7 is as it is. In hexadecimal number system we represent 13 as D, 7D 4. This is the hexadecimal of this denary number 2004. ये वाला क्वेश्चन 8463 ये आपका होमवर्क है. आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करना है कि कैसे हमने इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. एक ये क्वेश्चन होमवर्क है और एक ये इजी वाला 200. ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको समझना है तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है. थैंक यू. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के वैसे तो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 to 4 डिस्कस किए गए हैं जो हम आज देखने वाले हैं. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर एरर कोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे कि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर उसे एक एरर आया. वो एरर क्या था? वो एरर ये है कि इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस या पेज फॉल्ट इन अ नॉन पेज्ड एरिया. आप इन सबको इग्नोर करें. लेट्स सपोज ये एरर है 0x देन 7b. प्रोग्रामर ये आइडेंटिफाई कर सकता है इस 7b से कि ये इस एरर को रेफ़र कर रहा है, या 1a से कि ये कोड इस एरर को रेफ़र कर रहा है. जबकि इस तरह याद करना 1 1 0 1 0 0 1 0 ये आसान है आइडेंटिफाई करना, ये D2AF ज़्यादा आसान है. ऑब्वियसली बात है D2AF ज़्यादा आसान है क्योंकि वो हमारे एक तो याद भी रहेगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये एरर आया. लेट्स सपोज D2AF एक एरर को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हमारे पास मेमोरी फुल हो गई है. जैसे ही कंप्यूटर ने D2AF एरर दिखाया तो हमें पता लग गया कि जी रैम की मेमोरी फुल हो गई है. अब हमने
रैम को फ्री करवाना है, जबकि अगर ये एरर मैसेज शो हो तो हमें ये कैसे पता लगेगा? हमें इस सारे को क्या याद रखना पड़ेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट. Then it is used in error codes shown in hexadecimal form indicates memory locations of errors. Programmers use them for debugging and memory dumps. Then the second one is used as MAC address. अब MAC address क्या चीज़ होती है? MAC address को आपने इस तरह याद रखना है कि MAC जैसे हर ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह MAC एड्रेस भी हर कंप्यूटर, हर डिवाइस का एक यूनिक फिंगरप्रिंट आईडी होता है, जो कि कंसिस्ट होता है किसके ऊपर? 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के ऊपर, जो कि 48 बिट होता है, जिसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट हाफ रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरर आईडी और सेकंड हाफ रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर को. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगर स्टार्ट में लिखा हुआ हो 001422, तो हमें ये देख के पता लग जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर जो भी डिवाइस है वो डेल की डिवाइस है. अगर स्टार्ट में लिखा हुआ है 001CB3, तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिवाइस इंटेल की है. अगर लिखा हुआ है 004096, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिवाइस सिस्को कंपनी ने बनाई है सिंपली. और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है लेट्स सपोज 001CB3, तो ये किसने बनाई है? ये एप्पल की डिवाइस है. आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर ये चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कि उनकी मैक एड्रेस कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं. देन द थर्ड इज़ द आईपी एड्रेस. 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6. IPv4 के अंदर 32 बिट एड्रेस होता है, जबकि IPv6 के अंदर 128 बिट एड्रेस होता है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस एज अ फिंगरप्रिंट वर्क करता है किसी भी डिवाइस के लिए, आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी एड्रेस जैसे आपके घर की एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है कि आपके घर का एड्रेस है लेट्स सपोज 33D, हाउस नंबर दिस एंड दैट एंड सो ऑन. इसी तरह आईपी एड्रेस भी एक इंटरनेट के ऊपर एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो आपकी डिवाइस को असाइन किया जाता है. आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स इन IPv4 एंड 128 बिट इन IPv6. ये एक पीसी है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.101. इस आईपी एड्रेस ने अगर इसको मैसेज भेजना है तो इसे इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि इसके लास्ट में 102 है. देन ये इसको मैसेज सेंड करेगा और ये इसको मैसेज सेंड कर रहा है. ये सारा हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते हैं कि कैसे ये डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कैसे हम मैसेज टाइप करते हैं और किस तरह रिसीवर एंड पर मैसेज को रिसीव करता है, वो सारी डिटेल है. अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन आईपी एड्रेस इन IPv6. द फोर्थ यूज इज HTML color codes. HTML basically is a language, hypertext markup language, uses hex values to represent colors. Format RRGGBB. बहुत ही आसान है ये. इसमें इस तरह है, एक हमारे पास कलर है जिसका हेक्साडेसिमल कोड है FF0000. तो ये कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर को. ये कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर को. करंट एग्जांपल दिखाता हूँ मेरी इसी एप्लीकेशन के अंदर. यहाँ पे मैं गया, मैंने एक कस्टम कलर ऐड करना है. उस कस्टम कलर का वो कह रहे हैं आप मुझे हेक्साडेसिमल कोड बताएं क्या है. अब मैं उसका हेक्साडेसिमल कोड टाइप करता हूँ, FF1234. दिस इज़ दी रेड कलर. देन हम और एक कलर ऐड करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीच कलर. इसका मैं कोड टाइप करता हूँ, FF9966. नाउ दिस वन इज़ द पीच कलर. हम हेक्साडेसिमल कोड्स को यूज़ करते हैं कलर्स के लिए, कलर स्कीम्स के लिए, कि ये कोड किस कलर को रिप्रेजेंट करता है. इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशन आ सकते हैं कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं. हर डेसिमल कोड एक डिफरेंट इंटेंसिटी को शो करता है कि ये लाइट होगा या ये डार्क होगा एंड सो ऑन. उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हम हेक्साडेसिमल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. 4 केसेस हमने स्टडी किए हैं. द नंबर 1 इज़ वी यूज़ हेक्साडेसिमल इन आइडेंटिफाइंग एरर कोड्स.
then using in MAC address, IP addresses, IPv6 and HTML color codes. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सिंपल से ही हमारे पास 4 to 5 रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, यहाँ तक बिल्कुल ईजी है। ये दो स्टेप्स हैं। 1 + 1 आंसर इज़ 1 0। हम लोगों को पता है कि 1 + 1 क्या होता है 2। 2 को बाइनरी में हम किस तरह लिखते हैं 1 0। 1 + 1 + 1 क्या होता है 3 इन डेनरी, जिसको हम बाइनरी में किस तरह लिखते हैं 1 1। 1 हमने आंसर में और 1 हमने कैरी दे देना है। इसको किस तरह हम परफॉर्म करेंगे ये हम देखते हैं। 1 + 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। अब हमने बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। 1 + 1 अभी मैंने बताया 0 आंसर में 1 कैरी। 1 + 1 0 आंसर में 1 कैरी। 1 + 1 0 आंसर में 1 कैरी। 1 + 1 + 1 आंसर इज़ 1 1। आगे कोई आंसर नहीं है तो ये ही इसका आंसर है। देन एक और नंबर की हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 0 1 कैरी। 1 + 0 + 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 1. This is the binary addition of these two numbers, and this is the binary addition of these two. Now we will add these two numbers. 45 + 27. The answer is 5 + 7 12, 1 carry, 4 + 1 5, 5 + 2 7. Answer is 30 72. ये डेनरी नंबर है, ये डेनरी नंबर है और हमारा आंसर भी डेनरी में है। अब हमने वेरीफाई करना है इन नंबर्स को हम करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर यही आता है या नहीं आता। 45 का बाइनरी क्या होगा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। 45 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। So the binary is 1 0 1 1 0 1. Now 27, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 remainder, 2 6 ज़ा 12, 1 remainder, 2 3 ज़ा 6, 0 remainder, 2 1 ज़ा 2, 1 remainder. This is 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1. बिट्स हमने पूरे करने हैं तो ये 0 हम खुद से लगा देंगे। देन हम इसको ऐड करेंगे। 1 + 1 0 1 carry, 1 + 1 0 1 carry, 1 + 1 0 1 carry, 1 + 1 + 1 which is 3 1 1 carry, 1 + 1 0 1 carry, 1 + 1 0 1। अब ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है। हम किस तरह करते हैं बाइनरी नंबर को कन्वर्ट, 1 0 0 1 0 0 0। देन 2 की पावर लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64। 0 वाली टर्म्स को कैंसिल आउट, पीछे बच गई 64 × 1 64 + 8 × 1 8, 64 + 8 आंसर इज़ 72। तो हमने ये कन्वर्जन भी सही की और एडिशन का हमारा आंसर भी सही आया, तो ये हमने बिल्कुल सही किया। इस तरह आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट क्या चीज़ है, किस तरह करते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट अ सिंपल वे टू मूव बिट्स लेफ्ट और राइट। सिंपली आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो भी आपको बिट्स गिवन है, लेट्स सपोज 0 0 1 0 1 1 0 0, कोई भी एनी कम्बिनेशन ऑफ बिट्स हैं, आपने उस बिट्स को मूव करना है या तो लेफ्ट या तो राइट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट या लॉजिकल राइट शिफ्ट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट में अगर कहें तो हमने बिट्स को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और अगर हमें लॉजिकल राइट शिफ्ट पे कहें तो हमने बिट्स को राइट साइड पे मूव करना है। ये हम किस तरह करते हैं ये देखते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है 0 0 1 0 1 1 0 0। हमें कहा गया है कि इसको आपने 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो हमने बिट्स को कहाँ पे मूव करना है, हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। आपने इमेजिन करना है कि ये एक प्लेस है, आपने सारी वैल्यूज़ को उठा के एक प्लेस आगे करना है और उसकी जगह पे ले आना है। अब ये देखें, 0 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा 0, ये 0 अब इसकी जगह पे आ जाएगा 0, ये 1 अब इसकी जगह पे आ जाएगा 1 0 1 1 0 0। ये आपने सारी बिट्स को एक एक प्लेस आगे मूव कर दिया और यहाँ पे आपके पास एक खाली जगह रह गई। इस खाली जगह पे आपने खुद से 0 लगा देना है
और जो आपने एक बिट को आगे मूव किया 1 प्लेस लेफ्ट, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये आपका था 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना, 0 1 0 1 1 0 0 0, खुद से आपने एक ज़ीरो लगा दिया। मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अब देखते हैं कि हमने राइट्स किस तरह मूव करना है। ये हमारे पास एक नंबर है 0 0 1 0 1 1 0 0। आपने इसको कहाँ मूव करना है, 1 प्लेस राइट मूव करना है। इमेजिन करना है कि आपने इस जगह पे सारी वैल्यूज़ को लेके आना है और पीछे वाली वैल्यूज़ को आगे वाली की जगह दे देनी है। इमेजिन करना है कि आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, इस ज़ीरो को। इस ज़ीरो को आप जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो, इस ज़ीरो की जगह पे प्रीवियस ज़ीरो आ जाएगा, 0 1 1 0 1 0 0। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जगह खाली रह गई, इस जगह पे आपने खुद से ज़ीरो लगा देना है और जो आपने आगे मूव किया था इसको डिस्कार्ड कर देना है। ये आपने 1 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आया 0 0 0 1 0 1 1 0। अब इन दो लाइनों का क्या मतलब है कि इफेक्टिवली मल्टीप्लाइज बाई 2 फॉर ईच शिफ्ट, इफेक्टिवली डिवाइड्स बाई 2 फॉर ईच शिफ्ट। अगर आपके पास एक नंबर है, ये 44 है, जिसको बाइनरी में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस नंबर को एक प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारा ये आंसर है, और उसको जब आप डेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88। अब 88 क्या है, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, हमारा आंसर आएगा 88। इसी तरह कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 20 है, उसका बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ है, उसको आप कहते हैं कि 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दें उसके बाइनरी को। जब 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो आंसर हमारा 20 का 40 बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करने से जो वैल्यू होती है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, जबकि लॉजिकल राइट शिफ्ट के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। अगर हमारे पास नंबर है 40, उसकी बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है कुछ भी, उसको आपने 1 प्लेस राइट शिफ्ट किया, तो हमारे पास जो अब बाइनरी नंबर आएगा उसको अगर हम डेंटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 20। क्यों? क्योंकि 1 प्लेस राइट शिफ्ट करने से आंसर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो ये हमारे पास आता है आंसर। ये था लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, ये था लॉजिकल राइट शिफ्ट। आगे हम देखते हैं कि लॉजिकल शिफ्ट हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमें कहते हैं बिट्स के साथ आपने करना है, तो सिंपली हम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर हम उसे राइट शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बिट लेवल मैनिपुलेशन में हार्डवेयर ऑपरेशंस के अंदर सीपीयू के अंदर किस तरह सीपीयू काम करता है, डाटा कंप्रेशन एंड क्रिप्टोग्राफी। डाटा कंप्रेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल शिफ्ट्स को, मास्किंग एंड एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज़ फ्रॉम बाइनरी डाटा। एग्जांपल 3, राइट 24 एज एन 8 बिट रजिस्टर। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट 24 एज एन 8 बिट रजिस्टर, कहते हैं 24 को 8 बिट नंबर के अंदर आप लिख के दिखाएं। सिंपली हम क्या करेंगे, 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। देन इस तरह हम रिवर्स में लिखेंगे 1 1 0 0 0। ये हमारे पास कितने हैं, कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास ये 5 बिट्स हैं, हमने इसको 8 बिट बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे हम 3 ज़ीरोज़ खुद से ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारे पास बन गया 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टेप आपने नोट करना है। अगर आपने किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है और अगर वो कहते हैं कि इसको 8 बिट बनाएं, 12 बिट बनाएं, 16 बिट बनाएं, जो आपका आंसर आया आपने वो लिख देना है और लेफ्ट साइड पे उसके ज़ीरोज़ खुद से ऐड कर देना है। अब वो कहते हैं शो द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अगर ये हमारे पास नंबर है, ये नंबर है, इसको हमने 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, टू द लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये एक प्लेस, ये एक प्लेस। बाकी इस नंबर को मैं लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 0 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, इसको उठा के आपने यहाँ पे ले आना है, 0 0 0 1 1 0 0 0। 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट साइड पे 2 जगहें हमारे पास खाली हो गई, वहाँ पे 0 आपने खुद से डाल देना है और इन 2 ज़ीरोज़ को आपने इग्नोर कर देना है। तो ये हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब वो कहते हैं शो द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल शिफ्ट 3 प्लेसेस टू द राइट। अब हमने इसी नंबर को 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 प्लेसेस आगे मूव करना है। सिंपली हम उस नंबर को दोबारा से लिख देते हैं, 0 0 0 1 1 0 0 0। 3 प्लेसेस लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, 0 0 0 1 1 0 0 0। अब लेफ्ट साइड पे 3 प्लेसेस खाली हो गई, इनको हमने 0 0 लिख देना है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। ये हमने इसको राइट साइड और राइट शिफ्ट कर दिया। अब वो कहते हैं इसका हमें आंसर बताएं कि क्या आता है। सिंपली आपने इन दोनों को डेनरी में कन्वर्ट करना है। इसको डेनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, 1
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 64 प्लस 32। 64 प्लस 32 करें तो हमारे पास आंसर आता है 96। अब इस नंबर को हमने 10 में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये सारी ज़ीरो वाली वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ हमारे पास 1 वाली वैल्यू है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2 प्लस 1, आंसर इज़ 3। ये था हमने जब उसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो आंसर आया 96, और ये था हमने जब इसको 2 टाइम्स राइट शिफ्ट किया तो हमारा आंसर आया 3। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर फिर भी किसी को किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, आई विल एक्सप्लेन देयर। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए इंटीजर्स को, नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक नंबर है 25। मैंने इसको पहले -25, मैंने पहले इसको कंसीडर करना है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। देन मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 2 से रिपीटेडली डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 2 6s are 12, 0 रिमाइंडर, 2 3s are 6, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2 एंड 1 रिमाइंडर। देन मैंने इसको लिख लेना है इनवर्स 1 1 0 0 1। हमें उन्होंने कहा है 8 बिट में करना है, तो हमें इनकी 8 बिट्स पूरी करनी होगी। 0 हम खुद से लगाएंगे, 1 2 3। अब हमारे पास ये 8 बिट्स पूरे हो गए हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर इसकी बिट्स को इन्वर्स कर देना है। 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 1 1 0 0 1 1 0। ये जो हमने स्टेप परफॉर्म किया है बिट्स को इन्वर्स करने का, इसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अब हमने इसके अंदर +1 कर देना है। 0 + 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ये है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमने क्या करना है? सबसे पहले बिट्स को रिवर्स कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। देन उसके अंदर हमने +1 कर देना है। बिट्स को इन्वर्ट करने के मेथड को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर हम उसमें +1 को ऐड कर दें तो उसे कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। एक और नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है -37। सबसे पहले मैंने इसको क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव। देन मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। 2 से रिपीटली डिवाइड करना है। 2 1s are 2, यहाँ पे 1 कैरी, 2 8s are 16, 1 रिमाइंडर, 2 9s are 18, 0 रिमाइंडर, 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। देन मैंने इनको इनवर्ट्स फॉर्म में लिखना है 1 0 0 1 0 1। 8 बिट को पूरे करने के लिए 0 खुद से लगाएंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 8 बिट्स आर कंप्लीट। हमने अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में बिट्स को इन्वर्ट कर देना है। 1 1 0 1 1 0 1 0। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। देन इनके अंदर हमने +1 करना है। 0 + 1 1 1 0 1 1 0 1 1। ये है हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -37। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि कन्वर्ट अ पॉजिटिव टेनरी नंबर इनटू एन 8 बिट बाइनरी नंबर इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यहाँ आपने याद रखनी है बात कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको अगर कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने ये याद रखना है सिंपली हमने उसके अंदर उसको 2 से रिपीटेडली डिवाइड कर देना है। उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ना +1 करने की ज़रूरत है। 2 2s are 4 1 2 6 are 12 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2 2 3s are 6 0 रिमाइंडर, 2 6 are 12 1 रिमाइंडर, 2 3s are 6 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2 1 रिमाइंडर। देन इसको हमने लिख लेना है इनवर्स 1 1 0 1 0 0। 8 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए 0 खुद से लगाएंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52। बिकॉज पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट सिंपली आपने 2 से रिपीटेडली डिवाइड कर देना है। वही है जिस तरह हम पहले करते आए हैं। नई चीज़ जो है, टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम नेगेटिव नंबर के लिए ही लेते हैं। -37 को 37 प्लस का सपोज करके, देन बिट्स को इन्वर्स करके और उसके अंदर +1 ऐड करके हमारा ये आंसर आता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड क्या चीज़ है। हम सबको पता है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे कान उस बात को सुनते हैं, या कोई भी चीज़, हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है, कोई भी शोर होता है, तो दिस इज़ द साउंड। साउंड को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? ह्यूमंस ईयर्स के थ्रू। जब भी कोई शख्स बोलता है या कहीं भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है? बस एक मीडियम प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं एयर। जब भी कोई मूवमेंट होती है या जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस एयर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन वाइब्रेशंस को हमारे ईयर्स डिटेक्ट करते हैं और हमें वो चीज़, उसकी चीज़ की आवाज़ आ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर अब उस साउंड को कैसे डिटेक्ट करता है? कंप्यूटर हमारे पास डिटेक्ट करता है एक कन्वर्टर के थ्रू। उसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्योंकि साउंड की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, साउंड्स वेरी कॉन्टीन्यूसली, साउंड की डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है।
साउंड्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है, तो इसलिए साउंड क्या है, एनालॉग सिग्नल है। वो कन्वर्टर उस एनालॉग सिग्नल को वेव्स में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे पास ये दो ग्राफ्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों हमारे पास वेव्स हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड की आवाज़ लाउड होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ क्या होगी, लाउड होगी। और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा वाइस वर्सा लाउडनेस भी उतनी कम होगी। हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट वेवलेंथ कहते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। इसका इजी वर्डिंग में क्या मतलब है कि एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक सेकेंड के अंदर। लेट सपोज हमने ये कहा है टाइम है। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो एक वेव है हमारे पास, ये भी हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं और ये भी हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं। हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 सेकेंड्स और यहाँ पे 5 सेकेंड्स। अब हमने ये देखना है कि ज़्यादा वेव्स कौन से वाले ग्राफ में प्रेजेंट हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इस ग्राफ में प्रेजेंट है, इसे मैं ए ग्राफ कह देता हूँ, इसे मैं बी ग्राफ कह देता हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा वेव्स किस ग्राफ में प्रेजेंट हैं, बी वाले पॉइंट में, बी वाले ग्राफ में। तो जितनी ज़्यादा वेव्स एक पॉइंट से पास करें उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इन दोनों ग्राफ्स में से हाई फ्रीक्वेंसी वेव या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कौन सी है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। इसके अंदर जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेव है, तो इसकी हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल। उसके बाद हमने पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक कन्वर्टर का यूज़ करता है जिसे मैंने कहा है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये कैसे कन्वर्ट करता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं मयरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एक साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को मैयर करना हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग में। उसको हम मैयर किस तरह करते हैं, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम एक साउंड को सैम्पल करते हैं विद इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम देखने लगे हैं कि कैसे हम एक साउंड को सैम्पल करते हैं। ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास टाइम है। टाइम इंटरवल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो माइट बी कि इंटरवल्स इक्वल ना हो, लेकिन साउंड इंटरवल्स जो है ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आप कॉपी में ड्रॉ करें तो स्केल रखें 0, 1, 2, 3 मीन्स इक्वली अपार्ट होते हैं। और हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया। अब हमने साउंड को सैम्पल करना है, हम कैसे मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड आ गया। हमने देखना है टाइम इंटरवल 1 के ऊपर। हम इस टाइम इंटरवल पे आए और हमने अब ये नोटिस करना है कि इस टाइम इंटरवल 1 पे एम्पलीट्यूड कितना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है 5, तो हमारे पास 1 पे 5 एम्पलीट्यूड है। फिर हम आ जाते हैं टाइम इंटरवल 2 के ऊपर। हम टाइम इंटरवल 2 पे आए और हमने देखा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो टाइम एम्पलीट्यूड है वो है 9। 2 सेकेंड्स पे हमारा टाइम एम्पलीट्यूड है 9। ठीक है, ऐसे ऑनवर्ड्स हम देखते जाएंगे। 3 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 4 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 5 सेकेंड्स पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 7 सेकेंड्स पे। इसी तरह हम ऑनवर्ड्स देखते जाएंगे कि इसके ऊपर हमारा एम्पलीट्यूड क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पे हमारा एम्पलीट्यूड आया 5, तो 5 नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या 5 नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, अगर हम 4 डिजिट बाइनरी लें तो यह
5 का 4 डिजिट बाइनरी क्या होता है? यस, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेनरी नंबर टू अ बाइनरी नंबर। ये हमारे पास होता है 0101, ठीक है। अब ये हमारे पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर आ गया। इस बाइनरी नंबर को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर आ गया। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये हमारा स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड था, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ हमारे पास ये हमें पता लग गया सैम्पलिंग क्या होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है। हमारे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हमारे पास होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज नोन एज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। मीन्स कि एक सैंपल में कितनी बिट्स आ रही हैं, जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं, इधर हमारे पास 4 बिट्स यूज़ हो रही हैं। तो मैं अगर पूछ लूँ कि आपका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन 4 बिट्स है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज 4 बिट्स, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग हमारे पास होता है मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया है। सबसे पहले हम उस नंबर को उस इंटरवल पे उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं, जो नंबर आता है उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जितने बाइनरी डिजिट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 8 बिट्स यूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा 8 बिट्स। अगर 16 बिट्स यूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा 16 बिट्स। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सैम्पलिंग रेट के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या चीज़ पे? सैम्पलिंग रेट पे। सैम्पलिंग रेट हमारे पास होता है नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। इसको मेजर करने का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं HZ से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1 सैंपल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि हम 1 सेकंड में 1 सैंपल को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 2 हर्ट्ज का क्या मतलब होगा? 2 हर्ट्ज का हमारे पास मतलब होगा 2 सैंपल्स पर सेकेंड। उसके बाद 3 हर्ट्ज का क्या मतलब होगा हमारे पास? 3 हर्ट्ज का मतलब होगा 3 सैंपल्स पर सेकेंड। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप CDs यूज़ करते हैं जिसके अंदर म्यूज़िक्स वगैरह हम स्टोर कर देते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास यूज़ करता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। उसका होता है हमारे पास 16 बिट। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारा 4 बिट था, तो CD हमारे पास यूज़ करती है 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। और इसकी हमारे पास सैम्पलिंग रेट क्या होता है? इसका हमारे पास सैम्पलिंग रेट होता है 44.1 किलो हर्ट्ज। इसको अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो हम लिख सकते हैं 44100 हर्ट्ज। ये कितने हर्ट्ज बन गए? 44,100 हर्ट्ज। इसका ये मतलब है हमारे पास कि 1 सेकंड में 44,100 सैंपल्स हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी म्यूज़िक होता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम जब सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट को जब ज़्यादा करते हैं, जो फाइल स्टोर हो रही होती है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। लेट सपोज अगर हमारे पास बिगर साइज़ है, बिगर हर्ट्ज, बिगर सैम्पलिंग रेट की फाइल है, तो उसकी फ़ाइल का साइज़ है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है अगर उसको हमने ट्रांसफ़र करना है या स्टोर करना है तो वो हमें उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। बाकी अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पे। ये आपने ज़रूर याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछ भी लिए जाते हैं कि हमारे पास बताएं जी सैम्पलिंग रेट ज़्यादा या कम होने की क्या ड्रॉबैक्स हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होने की क्या बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स हैं। मैंने आपको स्टार्ट से बताया है कि सैम्पलिंग रेट के हमारे पास, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होने के हमारे पास बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास रेंज जो है म्यूज़िक को, साउंड को स्टोर करने की वो ज़्यादा हो जाती है, साउंड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और साउंड में ना डिस्टॉर्शन नहीं आती। जिस तरह अगर आप अक्सर आपने आवाज़ सुनी होगी
हल्की सी नॉइज़ सी आ रही होती है, वो हमारे पास नॉइज़ नहीं आती, बिल्कुल क्लियर आवाज़ हमारे पास आती है। ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या हैं? ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि हमारे पास फाइल साइज़ ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने किसी को वो म्यूज़िक शेयर करना है या वो साउंड को हमने सेंड करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरे तक पहुंचने के लिए। और इसी तरह उसको प्रोसेस करने में भी, लेट्स सपोज़ उसको हमने एडिट करना है या हमने उसको उसके अंदर हमने कुछ एडिशन वगैरह करनी है, तो वो भी हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है ना, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बनिस्बतन के कम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन वाली फ़ाइल के। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। बाकी एक काम जो आपने लाजमी करना है, आपने बुक से रीडिंग मस्ट करनी है। सबसे पहले आपने ये वीडियो सुन ली, आपको कॉन्सेप्ट्स हल्की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आपने इसको जाकर अपनी बुक से कंप्लीट थॉरली स्टडी करना है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इन तीनों की डेफिनेशंस याद करनी है। बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं लार्जर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन के, ये आप लोगों ने याद करना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, हमारे पास वेवलेंथ किसे कहते हैं। दो ग्राफ्स गिवन है, अगर तो वेव्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है। और अगर कम वेव्स पर सेकंड्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड की क्या लाउडनेस ज़्यादा होगी। कंप्यूटर क्या चीज़ यूज़ करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए? कंप्यूटर हमारे पास यूज़ करता है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस वीडियो से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंप्यूटर कभी भी टेक्स्ट को एज इट इज़ स्टोर नहीं करता। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने कीबोर्ड पर ए प्रेस किया तो वो कंप्यूटर में जाके एज इट इज़ ए की फॉर्म में स्टोर होगा या बी की फॉर्म में स्टोर होगा। लेटर्स डायरेक्टली एज इट इज़ स्टोर हो जाएंगे। कंप्यूटर्स हमेशा उसे पहले कन्वर्ट करता है फिर स्टोर करता है। और कैसे यूज़ करता है, हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करता है। कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर लेटर्स डायरेक्टली, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। कंप्यूटर कोई भी कैरेक्टर जो स्टोर करता है वो बाइनरी नंबर में करता है, या तो ज़ीरो की फॉर्म में करता है या वन की फॉर्म में करता है। अब हमारे पास टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए दो मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं आस्की मेथड, एक मेथड को हम कहते हैं आस्की और दूसरे मेथड को हम कहते हैं यूनिकोड। कितने मेथड्स आ जाते हैं? दो मेथड्स, एक होता है आस्की और एक होता है यूनिकोड। आस्की में हमारे पास फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड आस्की और एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड आस्की। स्टैंडर्ड आस्की हमारे पास डेवलप हुआ था 1963 में, जिसके अंदर हम कितने करेक्टर्स को स्टोर करवा सकते थे? हम करेक्टर्स 0 से 127 तक करेक्टर्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते थे। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी एडवांसमेंट्स हुई और फिर ये नोटिस किया गया कि हमें तो और करेक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1986 के अंदर एक्सटेंडेड आस्की जो है वो न्यू वर्जन पब्लिश हुआ। इसके अंदर हम 0 से लेके 255 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ये वाला मेथड हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, ये 7 बिट यूज़ करता है। ये एक्सटेंडेड मेथड है, ये हमारे पास 8 बिट यूज़ करता है। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट्स होती जा रही थी, 1963 में तो हमारे पास स्टैंडर्ड आस्की आ गया, एक्सटेंडेड आस्की 1986 में पब्लिश हो गया। इनके काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे। कंप्यूटर तो पूरी दुनिया ने यूज़ करना था, तो हमारे पास जैसे लैंग्वेजेस थी, चाइनीज़ लैंग्वेज कह लें, हमारे पास जो है रशियन लैंग्वेज थी, उनको हम जो है ना वो सही तरीके से इनकोड नहीं कर पा रहे थे कंप्यूटर के लिए। तो हमारे पास एक न्यू मेथड आया जिसे हम कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को यूनिकोड जो है वो स्टोर कर सकता है। यूनिकोड हमारे पास यूज़ करता है 4 बाइट्स पर करेक्टर। और यूनिकोड में हम आजकल जितनी भी इंटरनेट ब्राउजिंग है, सर्च इंजन्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे हमारे पास जो है ना वो यूनिकोड को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सर्च इंजन्स, उसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र्स, ये सारे हमारे पास जो हैं वो यूनिकोड को ही यूज़ करते हैं। यूनिकोड के एडवांटेजेस क्या क्या हुए? यूनिकोड के एडवांटेजेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिकोड हमारे पास सारी लैंग्वेजेस, सारे सिंबल्स, सारे इमोजीज को स्टोर कर सकता है। यूनिकोड क्रिएट्स अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर ऑल लैंग्वेजेस। उसके अलावा यूनिकोड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है
कि यूनिकोड हमारे पास एफिशिएंट देन आस्की है। यूनिकोड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। यूनिकोड हमारे पास सर्च इंजन्स में, ब्राउजर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको इनकोड कर सकता है। आस्की से एफिशिएंट है, हमारे पास ज़्यादा बिट्स को यूज़ करके 16 से 32 बिट्स को यूज़ करके हम मोर देन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट करेक्टर्स हम जो हैं इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ करेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और दूसरा आपकी बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है DOS एंड विंडोज़ क्या चीज़ है। और स्टार्टिंग में DOS कौन सा मेथड यूज़ करती थी और विंडोज़ बाद में आके कौन सा मेथड यूज़ करते रहना था। इसके ऊपर आपने ज़रूर सर्च करनी है नेट से और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि DOS क्या चीज़ है, विंडोज़ क्या चीज़ है, और हमारे पास DOS ने कौन सी इनकोडिंग मेथड को यूज़ किया और विंडोज़ ने कौन से इनकोडिंग मेथड को यूज़ किया। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इमेजेस का काफ़ी इस्तेमाल किया है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें भी उतारते हैं, आप लोग एक दूसरे को अपनी अक्सर स्नैप्स भी भेज रहे होते हैं। तो बेसिकली बैकएंड पे ये इमेजेस किस तरह करती हैं। इन इमेजेस को हम रेस्टर इमेजेस भी करते हैं। जो लोग एडोब फोटोशॉप पे एडिटिंग वगैरह करते हैं या एडोब इलस्ट्रेटर पर लोगोस वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली वो इसे रेस्टर इमेज ही कह रहे होते हैं। इमेज हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनती है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ से ही मिलके बनती है, उसे कहते हैं पिक्सल। पिक्सल आप इस तरह थिंक कर सकते हैं कि या तो वो एक डॉट है या आपके पास एक स्क्वायर टाइप फॉर्म है। जब भी आपने अक्सर देखा होगा आप अपनी किसी इमेज को ज़्यादा जूम कर दें, जब आप उस इमेज को जूम करते जाएंगे तो आपको ना वो बॉक्सी सी इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो जो एक एक बॉक्स है ना, इंडिविजुअल बॉक्स, उसे हम कहते हैं पिक्सल्स। हमारे पास इमेज किससे मिलके बनती है? इमेज हमारे पास मिलके बनती है पिक्सल्स से। और इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? ऑब्वियसली पिक्सल होता है। जो पिक्सल्स हैं वो हमारे पास 2D मीन्स के 2 डायमेंशनल ग्रिड में अरेंज्ड होते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। आपने अब ये ज़रूर देखना है कि किसी आपने अपनी एक इमेज को लेना है और उसे आपने जूम करते रहना है। फिर आप नोटिस करेंगे कि वो इमेज जो है वो ब्लरी सी होनी शुरू हो जाएगी और उसके ना आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये होती है बिटमैप इमेज। A bitmap image, also called a raster image, is made up of pixels. A pixel is the smallest part of an image. A bitmap image is basically a 2D grid of pixels. ये जो बातें मैंने यहाँ अपनी स्लाइड्स पे लिखी हैं ये आप अपने नोट्स में भी नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको सामने स्लाइड्स पर नज़र आ रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिक्सल्स एंड कलर रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे पिक्सल्स कलर रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इमेज है ब्लैक और वाइट कलर की, और हम कहते हैं कि वो जो है ना वो 1 बिट यूज़ कर रहा है पर पिक्सल, मीन्स कि एक पिक्सल, एक बॉक्स 1 बिट को यूज़ कर रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 बिट अगर 1 पिक्सल को यूज़ कर रहा है तो हमारे पास इसके कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं? या तो वो 1 हो सकता है या वो 0 हो सकता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी लेट्स सपोज 1 हमारे पास ब्लैक है और 0 हमारे पास वाइट है, या वाइस वर्सा, 0 हमारे पास ब्लैक है या 1 हमारे पास वाइट है। ठीक है, तो अगर हम बिट्स को इंक्रीज़ कर दें, लेट्स सपोज अब मैं कह रहा हूँ आपको कि एक पिक्सल 2 बिट्स को यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ही है, आप समझ लें 2 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास? 4। तो अब वो 4 कलर्स वेरिएशंस उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये हमारे पास 4 वेरिएशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 3 बिट्स को यूज़ करते हैं तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 कलर्स आ सकते हैं। अगर हम 8 बिट्स पर पिक्सल यूज़ करते हैं तो हमारे पास 256 कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास बिट्स पर पिक्सल होंगे उतने ज़्यादा आपकी अच्छी क्लैरिटी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कलर डेप्थ क्या होती है। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल इज कॉल्ड कलर डेप्थ। वही बात जो हम पहले करते आए हैं कि अगर एक पिक्सल 2 बिट्स को यूज़ कर रहा है तो वो 4 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी कलर डेप्थ क्या है? उसकी कलर डेप्थ है 2। हम कहेंगे ये 2 बिट पर पिक्सल यूज़ कर रहा है तो इसकी कलर डेप्थ है 2। अब जैसे अगर कोई इमेज 8 बिट्स पर पिक्सल यूज़ कर रही है तो उसकी कलर डेप्थ क्या होगी? उसकी कलर डेप्थ हमारे पास होगी 8 बिट। अगर कोई हमारे पास 24 बिट पर पिक्सल यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज कोई इमेज, तो उसकी कलर डेप्थ क्या होगी? उसकी कलर डेप्थ होगी हमारे पास 24 बिट कलर। ये मैं आपको एक इमेज से भी समझाता हूँ। ये आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में हमारे पास 1 बिट ब्लैक वाइट है, मीन्स कि या तो हमारे पास एक ब्लैक डॉट है, एक हमारे पास वाइट डॉट है। तो हमारे पास ये इमेज बन के आ रही है।
दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हमारे पास है 8 बिट लेकिन वो है इमेज ब्लैक एंड वाइट ही, तो आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है। अब यहाँ हम आ गए हैं 8 बिट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कलर कितने हैं, लेकिन कलरफुल इमेज है, 256 कलर्स वो यूज़ कर रही है। तो ग्रेनी सी इमेज तो है लेकिन फिर भी क्लैरिटी ज़्यादा है। अगर हम 24 बिट की बात कर रहे हैं तो 24 बिट में हमारे पास कलर्स भी वास्ट हैं, हमारे पास क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि 1 बिट में हमारे पास 42 केबीज़ यूज़ हो रहे हैं, इधर 320 केबी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ 420 केबी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1.2 MBs यूज़ हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कलर डेप्थ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास कलर डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फाइल साइज़ होगा। मीन्स कि जितनी ज़्यादा इमेज की कलर डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उस इमेज का फाइल साइज़ भी ज़्यादा होगा। इमेज रेजोल्यूशन को हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मीन्स के हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल्स प्रेजेंट हैं और वर्टिकली कितने पिक्सल्स प्रेजेंट हैं। ये एक हमारे पास इमेज है जिसके अंदर 4096 पिक्सल्स प्रेजेंट हैं और 3072। जब हम इन दोनों पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पिक्सल्स आ जाएंगे कि इस इमेज के अंदर कितने टोटल पिक्सल्स हैं। एक बात ये भी आपने समझनी है कि जितने ज़्यादा हमारे पास पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। मीन्स के उतनी ही इमेज के अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा होगी और जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतनी ही हमारे पास डिटेल क्या होगी, कम होगी। मैं आपको दो इमेजेस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज के अंदर हमारे पास 600 पिक्सल्स यूज़ हुए हैं और इस इमेज के अंदर हमारे पास 100 पिक्सल्स यूज़ हुए हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है, रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है कि इस इमेज में हमारे पास जो है बॉक्सी से इमेज आ रहे हैं, पिक्सल्स जो हैं वो डिस्टॉर्शन, फजी इमेज, आपकी बुक में वर्ड यूज़ किया फजी, द इमेज हैज़ बिकम फजी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पिक्सल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास पिक्सल्स नज़र नहीं आ रहे, आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा है। यहाँ वर्टिकली 600 पिक्सल्स और यहाँ 600 पिक्सल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेजोल्यूशन क्या है तो आप रेजोल्यूशन सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 600। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक डिसएडवांटेज है हायर रेजोल्यूशन का, वो ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपके पास पिक्सल ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली उतने ज़्यादा आप बिट्स को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी आपकी जो फाइल साइज़ है वो फाइल साइज़ आपकी काफ़ी ग्रेटर हो जाएगी। अगर एक इमेज 430 KB है और उसका रेजोल्यूशन कम है, लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन हम ज़्यादा कर दें, 2K में चले जाएँ, 4K में चले जाएँ, तो आपके पास उतनी ही ज़्यादा इमेज का फाइल साइज़ भी ग्रेटर हो जाएगा। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंपल स्मार्टफोन्स हैं जो बेसिक लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी इमेज के जो फाइल साइज़ है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन जो लोग निस्बतन के आईफोन्स और सैमसंग्स के हायर एंड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो फाइल साइज़ है ना वो जीबीज़ में चली जाती है। अगर आप 1 मिनट की भी इवन वीडियो बनाएंगे 1 से 2 GB के दरमियान बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिर स्टोरेज स्पेस भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए। अगर आपने कहीं अपलोड या डाउनलोड करनी है उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और कहीं भी अगर आप उस वीडियो को सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने कंप्रेशन एल्गोरिदम लगाया हुआ हो जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी कम हो जाए। कंप्रेशन क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर स्टडी करेंगे कि कंप्रेशन क्या होता है, कैसे हम एक वीडियो का या किसी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एक दफ़ा हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। बिटमैप इमेज इज़ बेसिकली अ 2D ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको रेस्टर इमेज भी कहा जाता है। जितने ज़्यादा किसी इमेज में पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसी की कलर डेप्थ क्या है, जितने बिट्स वो पर पिक्सल यूज़ कर रहा है वो उसकी कलर डेप्थ है। जैसे यहाँ पे एक इमेज 2 बिट्स पर पिक्सल यूज़ कर रही है तो इसकी कलर डेप्थ है 2 बिट। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इमेज रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। अगर हमारे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो इमेज में उतनी ही ज़्यादा डिटेल होगी, अगर रेजोल्यूशन कम होगी तो उतनी डिटेल हमारे पास कम होगी, इमेज जो है वो पिक्सलेटेड और ब्लरी सी होगी। उसके बाद हमने ये ड्रॉबैक पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन और पिक्सल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो इमेज का फाइल साइज़ भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है और उसे हमें स्टोर करने के लिए, कहीं अपलोड या ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द फाइल साइज़ ऑफ एन इमेज। फाइल साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में भी मेंशन है, आपने अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना है। फाइल साइज़ is equals to resolution multiply by color depth। कलर डेप्थ आपको मैंने बताया था क्या चीज़ है। कलर डेप्थ आपके पास बिट्स में होनी चाहिए और रेजोल्यूशन आपके पास पिक्सल्स में होने चाहिए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइल साइज निकल के आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं
अब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं जो आपकी बुक में मैंशनड है। अ फोटोग्राफ इज 1024 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स एंड यूजेस अ कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट्स। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ दिस साइज कैन स्टोर ऑन टू अ मेमोरी स्टिक ऑफ 64 GB। हमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिसके पिक्सल्स ये हैं, ये चीज़ जो हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर डेप्थ है 32 बिट्स। इस चीज़ से हम पहले फाइल साइज तो कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम फाइल साइज को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक इमेज इतनी स्टोरेज ले रही है। फिर हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास 64 GB की USB में कितनी वो इमेजेस आ सकती हैं। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हमने उस इमेज का फाइल साइज कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू 1024 मल्टीप्लाई बाय 1080। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1105,920 पिक्सल्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रेजोल्यूशन आ गया। कलर डेप्थ हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं कलर डेप्थ इज इक्वल्स टू 32 बिट्स। फाइल साइज का फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1105,920 मल्टीप्लाई बाय 32। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास है रेजोल्यूशन और ये हमारे पास है कलर डेप्थ। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो हमारा आंसर आएगा 35389440 बिट्स। हमें पता है कि हमारे पास 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, ठीक है। अब इन बिट्स को हमें बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 442368 बाइट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेजोल्यूशन फाइंड की, कलर डेप्थ हमें मालूम था, रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया फाइल साइज। ये फाइल साइज हमारे पास आए थे बिट्स में, हमें बिट्स में नहीं चाहिए, हमें बाइट्स में चाहिए। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 8 से डिवाइड कर दिया। जब 8 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया, एक इमेज हमारे पास इतने बाइट्स मेमोरी स्टोर कर रही है। अब डिसाइड ये करना है कि 64 GB में कितनी ये इमेजेस आ सकती हैं। अब हमने 64 GB को कन्वर्ट करना है बाइट्स में। 64 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उसे 1024 64 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1024 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6871947673 बाइट्स, ठीक है। 64 GB में इतने बाइट्स होते हैं। अगर आपने इसको इस तरह याद नहीं रखना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 GB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 30। अगर आपने GB से बाइट्स में जाना है तो आप 2 की पावर 30 से उसे सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है 64 GB बाइट्स में कितना होता है, इसको अब हमने डिवाइड कर देना है एक इमेज के साइज से 442368 हमारे पास आंसर आएगा 1553 फोटोज। ये 3-4 फोटोज कैसे आया, 64 GB को बाइट्स में किया, एक इमेज को हमें पता है इतने बाइट्स ले रही है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया कि 64 GB की मेमोरी स्टिक पे हमारे पास 15,534 फोटोज आ सकती हैं। जो ट्रिकी पार्ट है वो यहाँ पे कि 64 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि आपने GB से बाइट्स में जाने के लिए 2 की पावर 30 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर आपने बाइट्स से GB में जाना है तो आपने 2 की पावर 30 से डिवाइड करवाना है और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। A camera detector has an array of 2048 by 2048 pixels and uses a color depth of 16. Find the size of an image taken by the camera in MB. इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रेजोल्यूशन गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कलर डेप्थ गिवन है। तो फाइल साइज तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फाइल साइज इज इक्वल्स टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। 2048 मल्टीप्लाई बाय 2048 मल्टीप्लाई बाय 16। इन तीनों टर्म्स को जब आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67108864। यहाँ पे यूनिट आपको पता होना चाहिए कौन सा आएगा, बिट्स आएगा या बाइट्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास बिट्स आएगा बिकॉज कलर डेप्थ इज इन बिट्स। अब वो हमें कहते हैं फाइंड द साइज ऑफ एन इमेज टेकन बाय द कैमरा इन MB।
हमने बिट्स में आंसर नहीं देना, हमने एमबीज में देना है। तो एमबीज में जाने के लिए हम 2 की पावर 20 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसे 2 की पावर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 मेगाबाइट। हमारे पास डाटा कंप्रेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। एक हमारे पास है लॉसी कंप्रेशन और एक हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन। हमें फाइल्स को कंप्रेस करने की सबसे पहली बात ये है कि जरूरत पेश आई। हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज़ या कोई डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, अगर तो उसकी फाइल साइज बहुत लार्ज हो तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे। लेट सपोज अगर कोई फाइल 500 MB की है या 1 GB की है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको ऑलमोस्ट, अगर आप नेट की स्पीड होती है, मैं कंप्यूटर के टर्म्स में बोलता हूँ, बैंडविड्थ स्लो है या लो है, तो आप आपकी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही इसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वाई वी कंप्रेस फाइल्स। Compression is used to save storage space, reduce download time, reduce upload time, reduce bandwidth usage, reduce cloud storage cost। इन सारी बातों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपने किसी फाइल साइज को रिड्यूस कर दिया, तो एक तो आपने उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस है वो आपके पास कम रिक्वायर्ड होगी। उसको अगर आपने नेट से डाउनलोड करना है तो उसे डाउनलोड करने में आपके पास कम टाइम लगेगा। अगर उसे आपने अपलोड करना है तो आपको अपलोड करने में कम टाइम लगेगा। रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज। ये जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों ने कनेक्शन करवाए होते हैं कि उन्होंने 1 मंथ में 1000 GB यूज़ करना है। तो 1000 GB में से जितना कम वो डाटा डाउनलोड करेंगे नेट से, उनकी बैंडविड्थ उतनी कम यूज़ होगी। तो जितनी फाइल का साइज छोटा होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका बैंडविड्थ भी रिड्यूस होगा, आपका बैंडविड्थ बचेगा। क्लाउड स्टोरेज। जैसे हम क्लाउड यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव है, हमारे पास जीमेल है। अगर हमें 15 GB गूगल जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम उसमें दो ही सॉफ्टवेयर 6 GB और 6 GB ये डाल दें, तो हमारे पास 12 GB तो वैसे ही ऑक्यूपाई हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 3 GB रह जाएंगे। जबकि अगर हम इन दोनों फाइल्स को कंप्रेस करके 3 GB और 3 GB में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये दो सॉफ्टवेयर 6 GB में हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन है। कंप्रेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्रेशन की कितनी तरह की टाइप्स हैं, लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन। उसके बाद मूव करते हैं लॉसी कंप्रेशन पे। फिर लॉसी कंप्रेशन काम किस तरह करती है। लॉसी कंप्रेशन में आपने नाम से याद रखना है लॉसी। इसके में हमारे पास कुछ लॉस होता है। सम डाटा इज परमानेंटली रिमूव्ड, ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी फुली डिस्ट्रक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉसी कंप्रेशन के अंदर जितना भी अननेसेसरी डाटा होता है वो फाइल से रिमूव कर दिया जाता है, और जो नेसेसरी डाटा होता है वो हमारे पास सेव रहता है और हमारे पास एक न्यू फाइल बन के आ जाती है। ठीक है, एडवांटेजेस इसके मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। हमारे पास वेरी स्मॉल फाइल साइज हमें मिलता है। अगर हमने उसे ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमें बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा, एक और जिसका पॉइंट है, रिक्वायर लेस स्टोरेज। हमें स्टोरेज की भी फिर कम जरूरत होती है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ डाटा रिमूव हो जाता है जो अननेसेसरी होता है, और हमारे पास ओरिजिनल फाइल हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है हमारे पास लॉसी कंप्रेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमारे पास जो फाइल है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल है ना वो दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कि अगर मेरे पास एक कोई फाइल थी, लेट सपोज उसको मैंने लॉसी कंप्रेशन के थ्रू गुजारा, अब मेरे पास एक न्यू फाइल आ गई है जो कि रिकंस्ट्रक्ट हो गई है। ये थी मेरे पास 1 GB की फाइल, और फिर मेरे पास जो कंप्रेशन के बाद फाइल आई है वो आई है मेरे पास 600 MB की फाइल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा डाटा अननेसेसरी डिलीट हो गया ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, हम वो फाइल को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉसी कंप्रेशन की एग्जांपल्स पे। हमारे पास लॉसी कंप्रेशन की 3 एग्जांपल्स हैं जो हमने आपकी बुक में डिस्कस की हैं। एक है हमारे पास MP3, एक है हमारे पास MP4 और एक है हमारे पास JPEG। तीनों के नाम आपने पहले से जरूर सुने हुए होंगे, MP3, MP4 और JPEG। MP3 हम यूज़ करते हैं म्यूजिक वगैरह को स्टोर करने के लिए। ये फाइल साइज को 90% तक रिड्यूस कर सकती है। कितने परसेंट तक? 90% तक। जैसे कि अगर एक फाइल 10 MB की है तो उसे ये कितने में कर देगी? 1 MB में कन्वर्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा फाइल साइज को रिड्यूस कर देती है। MP3 इज बेसिकली अ लॉसी ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। ये हम यूज़ करते हैं म्यूजिक फाइल्स के लिए, मोबाइल फोन में कुछ फाइल्स के लिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे
ये MP3 से डिवाइस रिलेटेड हिंट होते हैं। यहाँ पे उसके फंक्शन लगती है, यहाँ पे उसके म्यूजिक प्लेयर के बटन होते हैं, यहाँ आपकी स्क्रीन में आ जाती है। आपने उसके अंदर एक अपना SD कार्ड इंसर्ट करना होता है और अक्सर उसमें गाने वगैरह सुन रहे होते हैं। इसे हम MP3 ही कहते हैं, जिसमें आप हेडफोन्स लगा के और सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। आई होप यू ऑल। अब हम ये देख सकते हैं कि MP3 काम किस तरह करती है। MP3 basically MP3 is an algorithm that removes sounds that human cannot hear properly. Humans सारी frequencies की sounds को नहीं सुन सकते। Humans जो sound को सुन सकते हैं वो है 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी में। अब MP3 क्या करेगा? एक मेरे पास एक लाउडर साउंड, तो द लाउडर साउंड इज हर्ड, द सॉफ्टवेयर साउंड इज ऑफन गेट अननोटिस्ड एंड इट इज डिलीटेड। इस प्रोसेस में परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। इस परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग के अंदर क्या होता है? लाउडर साउंड है वो हमारे पास रहती है और जो हमारे पास सॉफ्ट साउंड है उसे हम रिमूव कर देते हैं। MP3 हमारे पास सिर्फ म्यूजिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स को ही कंप्रेस कर सकती है, जबकि हमारे पास MP4 जो है वो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशंस, इन तीनों चीजों को ये कंप्रेस कर सकती है, ठीक है। जब भी आपने कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, जैसे कि आपके पास ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपने जब कोई वीडियो को स्ट्रीम करना है या चलाना है तो आप उसे MP4 फॉर्मेट में करेंगे और आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है। आपसे एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि MP3 और MP4 में क्या डिफरेंस है। तो जो मेन डिफरेंस है MP3 और MP4 में वो ये है कि MP3 कैन स्टोर म्यूजिक, जबकि हमारे पास MP4 ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इन तीनों चीजों को स्टोर कर सकता है। JPEG, JPEG, ये क्या चीज है हमारे पास? JPEG इज ऑल्सो अ लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट यूज फॉर बिटमैप इमेजेस। हमारे पास जितने भी डिजिटल कैमरास हैं, मोबाइल फोन हैं, ये हमारे पास हम जब इनके थ्रू एक पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो हमें ये एक रॉ बिटमैप फाइल देता है। रॉ बिटमैप फाइल जब हमारे पास प्रोवाइड होती है उसका साइज काफी ग्रेट होता है। JPEG क्या करता है? JPEG उस फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है। JPEG क्या कर देता है? उस फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है। रॉ बिट मैप फाइल इसके साइज को रिड्यूस करके वो JPEG फॉर्मेट में ले आता है। ये भी एक हमारे पास लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम है। बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि JPEG की जितनी भी वर्किंग है वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ह्यूमन विजन के ऊपर डिपेंडेंट है। JPEG की सारी वर्किंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ह्यूमन विजन के ऊपर। ह्यूमन आईज नोटिस ब्राइटनेस मोर देन कलर्स। ये आपने बात याद रखनी है। जैसे जनरल नॉलेज के लिए भी आप ये बात याद रख सकते हैं कि हमारी जो आईज हैं वो ब्राइटनेस और कलर चेंजेस को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हमारी जो आईज हैं वो ब्राइटनेस को ज्यादा नोटिस करती है बनस्पतन के कलर चेंजेस को। और कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं हमारे पास इमेजेस के अंदर कि अगर हम उन्हें रिमूव भी कर रहे हैं तो इमेज की क्वालिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो JPEG का काम भी यही है कि उसने वहाँ से उन कलर्स को रिमूव करना है जो ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। द इमेज इज डिवाइड ब्लॉक्स। इमेज को किसमें हम डिवाइड कर देते हैं? ब्लॉक्स के अंदर। डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। बात ये याद रखनी है कि ब्लॉक्स का साइज क्या होता है? 8x8 पिक्सल्स। 8x8 पिक्सल्स में हम उसे डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक में से हम कुछ कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं। दोबारा से अपने बात को समझना है। हम इमेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और उस ब्लॉक का साइज होता है 8x8। उन 8x8 पिक्सल्स में से हम कुछ इंफॉर्मेशन, कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं। अब ह्यूमंस जो हैं वो ब्राइटनेस को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर ब्राइटनेस में चेंज किया जाए बनस्पतन के कलर चेंजेस हों। जब हम कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं हर ब्लॉक में से थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो सिग्निफिकेंटली एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है जिसमें फाइल का साइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और हम इतना ज़्यादा उसे नोटिस नहीं करते, ठीक है। और यहाँ भी आपने बात की याद रखनी है कि JPEG कंप्रेशन करने के बाद जो ओरिजिनल फाइल साइज है वो कभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड। अब हम आ जाते हैं डाटा कंप्रेशन की दूसरी टाइप के ऊपर जिसका नाम है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी और लॉसलेस में फर्क ये है कि लॉसलेस कंप्रेशन में हमारे पास किसी भी किस्म का डाटा लॉस्ट नहीं होता और ओरिजिनल फाइल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट परफेक्टली की जा सकती है। लॉसलेस compression reduces file size without losing any data
द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली। और इसके हमारे पास जो बिग एडवांटेजेस हैं, दो एडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ लिखने नहीं बट आई विल राइट। ओके, पहला एडवांटेज और दूसरा एडवांटेज मेरे पास ये है कि ओरिजिनल फाइल रिकवर की जा सकती है। ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकवर्ड। कहा तो मैंने बीच में आपको, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन। सो यू कैन राइट नो लॉस ऑफ क्वालिटी एंड ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकवर्ड। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स, इन सारी चीजों में यूज होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, ये मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनकी सैलरीज जो है वो मैंशनड है, ठीक है। अगर इस सारे डाटा को मैं चाहूँ कि मैं ये कंप्रेस कर दूं, डाटा को मैं कंप्रेस कर दूं और कुछ डाटा अगर इसमें से रिमूव हो जाए, तो ये तो मेरे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मेरी ये इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डाटा मैं ये लॉस कर दूंगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लॉसी कंप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते, हम लॉसलेस कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास ये एक रो भी डिलीट हो जाती है तो मेरा काफ़ी इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। मेरे पास ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, अभी जितनी भी मेरे पास फाइल है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रोज हैं। अगर मैं आपको एंड तक दिखाऊँ, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 32,673 रोज हैं। इनके अंदर अगर थोड़ा सा भी मेरे पास डाटा रिमूव हो जाता है तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लॉसलेस कंप्रेशन को इस्तेमाल करना है जिससे मेरा डाटा भी लॉस्ट ना हो और मेरी ओरिजिनल फाइल रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाए और मेरा फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाए। तो अब लॉसी और लॉसलेस का एक मैं क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ कि वो आपने कैसे याद रखना है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर डाटा रिमूव होता है, यस होता है, लॉसलेस में नहीं होता। लॉसी कंप्रेशन के अंदर ओरिजिनल फाइल को रिकवर किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और लॉसलेस में यस किया जा सकता है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर फाइल साइज कितना हो जाता है, काफी ज्यादा स्मॉलर हो जाता है, MP3 के केस में 90% तक कम हो जाता है। जबकि लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर फाइल साइज लार्जर रहता है, इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। क्वालिटी लॉस लॉसी कंप्रेशन में बहुत ज्यादा हो जाती है और लॉसलेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्पल्स लॉसी कंप्रेशन की क्या है, MP3, MP4 एंड JPEG। देयर एज लॉसलेस कंप्रेशन की मेरे पास एग्जांपल क्या है, RLE। अब ये RLE क्या चीज है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है, बुक से रीडिंग करनी है। अगर फिर भी कोई चीज समझना है तो आपने कॉमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल RLE। RLE is a lossless compression technique used to reduce file size by replacing repeated data with shorter representation। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है इसके अंदर दो बातें बहुत अहम थी कि वो डाटा को रिप्लेस कर देती है जितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन से वो डाटा आ रहा है और उस डाटा की वैल्यू से। ये अभी बात काफी कंफ्यूजिंग लग रही है। ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा था, A B C D। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनकी एक स्ट्रिंग है। मीन्स ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये हमारे पास लेटर्स हैं। अब RLE का क्या काम है, RLE में हमारे पास क्या करना है, इसमें ये देखना है कि ए कितनी दफा आया है। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 दफा ए आया। फिर आपने काउंट करना है बी कितनी दफा आया है, 1 2 3 4, 4 दफा बी आया है। फिर आपने देखना है सी कितनी दफा आया है, 1 2, 2 दफा सी आया है। इसी तरह आपने आगे देखना है, हमारे पास 5 दफा डी आया है। ये आपने RLE इनकोडिंग कर दी। अब हमारे पास स्टोरेज जो है वो काफी ज्यादा स्मॉलर होगी। लेट्स सपोज इस तरह समझना है कि अगर मेरे पास, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक लेटर 1 बाइट ले रहा था मेमोरी के अंदर। टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 ऐसे हम काउंट। तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16। तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 बाइट इज इक्वल्स टू 16 बाइट्स। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास 8 बाइट्स ले रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने समझनी है कि ये 16 वर्ड्स हैं, तो ये मेरे पास एक वर्ड 1 बाइट ले रहा है, तो 16 वर्ड 16 बाइट्स लेंगे। जबकि हमारे पास RLE कंप्रेशन के बाद ये टोटल 8 बाइट्स बन जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 8 वर्ड्स लेते हैं। यहाँ पे एक और बात हुई है आपकी कि वहाँ पे हमने लिखा था इसे 5A, यहाँ पे 97 आ गया, यहाँ 98 आ गया, यहाँ 99 आ गया, ऐसा क्यों हुआ। आपने यहाँ पे उसकी आस्काई वैल्यू लिखी,
हमने पढ़ा हुआ है पहले कि हमारे पास एक आस्की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स ए का डिफरेंट आस्की वैल्यू है, स्मॉल लेटर्स की डिफरेंट है। तो स्मॉल ए की हमारे पास आस्की वैल्यू होता है 97, बी की होती है 98, सी की होती है 99 और ऑनवर्ड्स ये चलता जाता है। तो आपने लिख दिया 5 दफा ए है तो ए की आस्की वैल्यू लिख दी 97, 4 दफा बी है, बी की आस्की वैल्यू लिख दी 98। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आपने आरएलई को यूज कब करना है। आरएलई को आपने तब ही यूज करना है जब आपके पास स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स हैं और वहां पे रेपिटेशन यूज हो रही है। ठीक है, आरएलई रन इज अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल एडजेसेंट आइटम्स। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फाइल साइज को अगर पहले 100% 16 बाइट्स यूज हो रही थी तो कंप्रेशन करने के बाद 8 बाइट्स यूज हो रही हैं। तो इसने कितने परसेंट कम कर दी? इसने 50% कंप्रेशन को कम कर दिया, इसने 50% स्टोरेज साइज को कम कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर। हमने एग्जांपल पढ़ी आरएलई की। आरएलई में मैंने आपको बताया कि आपने करेक्टर्स को काउंट कर लेना है, जितने करेक्टर्स होंगे आगे उनकी एस की वैल्यू लिख देनी है, तो ये आपकी हो गई आरएलई कंप्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है? आरएलई हमने पढ़ा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि आरएलई में हमने क्या करना होता है। आरएलई में हमें सिंपली काउंट करने हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, उसके आगे उसकी आस्की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे लेटर्स को कम कर देता है और हमारी कंप्रेशन काफी अच्छी तरह से वर्क करती है। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास एक ये एग्जांपल है जिसके अंदर लिखा हुआ है CD 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 CD। इसे मैं कैसे कंप्रेस करूंगा? इसे मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा, एक दफा सी है, फिर एक दफा डी है, फिर एक दफा सी है, फिर एक दफा डी है, फिर एक दफा सी है, ऑनवर्ड्स चलता जाएगा। कंप्रेशन करने के बजाय हमारे पास तो ये वर्ड्स के करेक्टर्स ही बहुत ज्यादा हो गए, इतने तो इसमें खुद करेक्टर्स नहीं है जितने हमने ऐड कर दिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसे हम समझते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करना है फ्लैग का। फ्लैग का क्या काम है? फ्लैग हमें बताता है कि द नेक्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड रन, कि जहां पे भी फ्लैग होगा उसके आगे वाली वैल्यू को हमने कंप्रेस किया। जैसे कि अब इस एग्जांपल को मैं कंप्रेस करके आपको बताता हूँ ये हमने कंप्रेस कैसे करनी है। मेरे पास ये ए की वैल्यूज गिवन है, आप काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास ए की 8 वैल्यूज हैं तो मैंने अब इसे ऐसे लिखना है 255। यहाँ पे हम फ्लैग 255 का वर्ड यूज कर रहे हैं। 8 हमारे पास कितनी दफा है, सॉरी, ए हमारे पास है 8 टाइम्स, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। फिर मैंने काउंट करना है कि मेरे पास बी कितनी दफा है। तो क्योंकि हम इसे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं फ्लैग का वर्ड लिखूंगा और बी मेरे पास काउंट करें कितनी दफा है, यस एग्जैक्टली इट इज 10 टाइम्स। फिर मैंने इसके आगे उसकी आस्कर वैल्यू लिख देनी है। बी से आगे ये वाली जो वैल्यूज हैं सी डी, यहाँ पे अब मैंने कंप्रेशन यूज नहीं करनी, मैंने डायरेक्टली इनकी आस्की वैल्यूज लिख देनी है। 99, 100, 99, 100, 99 एंड 100। इसका क्या मतलब है? सी डी, ओके। अब मैंने इससे आगे मूव करना है, ई पे आना है। अब मैंने काउंट करने हैं ई के कितने कैरेक्टर्स हैं, तो अब मैं यहाँ फ्लैग यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्रेशन यूज कर रहा हूँ। तो ई कितनी दफा है, यस एग्जैक्टली ई है हमारे पास 8 टाइम्स और मैंने ई ई आस्क की वैल्यू लिख दूंगी है 101। तो फ्लैग का क्या मकसद है? फ्लैग का मकसद ये है कि हम बता रहे हैं कि इसके आगे आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, कि जो हमारी आगे वैल्यूज हैं वो एक कंप्रेस्ड रन है। अब अब हम ये देखते हैं कि कंप्रेशन तो हमने कर ली, क्या हमने फाइल साइज को रिड्यूस किया या नहीं किया। अगर मैं इन टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करूं तो वो मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स बनते हैं 32।
और ये जो मैंने कंप्रेस करके करेक्टर्स लिखे हैं वो मेरे पास टोटल बनते हैं 15। तो अगर 32 में से मैं 15 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएंगे 17 बाइट्स। यस, कंप्रेशन तो हमने की है। अगर हमने 17 बाइट्स को सेव किया है, तो परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं 17 को डिवाइड कर दूँ 32 से और 100 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं आंसर देखूँ तो मेरे पास आया 53%। यस, हमने 53% कंप्रेशन की है, रिडक्शन की है। तो बात आपने जो याद रखनी है आरएलई के बारे में कि ये एक लॉसलेस फाइल कंप्रेशन टेक्निक है, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, फास्ट है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा क्विक हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस का यही है कि अगर हमारे पास डाटा रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डाटा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन नहीं देगा हमें। ठीक है। और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे कलर चेंजेस होते हैं, तो आरएलई वहाँ भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। आपने अब क्या करना है, आपने आरएलई की डेफिनेशन याद करनी है। आरएलई इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक दैट रिप्लेसेस रिपीटेड एडजेसेंट डाटा आइटम्स विद अ काउंट एंड द वैल्यू बीइंग रिपीटेड। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। आरएलई लॉसलेस है या लॉसी है ये आपको पता होना चाहिए। आरएलई इज अ लॉसलेस टेक्निक। आरएलई सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होती है ये आपने याद रखनी है। व्हेन देयर आर लॉन्ग रन्स, मींस कि डाटा रिपीट हो रहा है ऑफ एडजेसेंट आइडेंटिकल कैरेक्टर्स। और एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको आना चाहिए आरएलई का क्या होता है। एडवांटेज आरएलई का ये है कि रिड्यूस फाइल साइज विदाउट लूजिंग एनी डाटा, और डिसएडवांटेज इसका ये मैंने बताया है कि जो कैरेक्टर्स आपके पास रिपीट ना हो रहे हैं may not reduce file size effectively when data contain few repeated values। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, बुक से रीडिंग जरूर करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। Congratulations on completing chapter 1. If you watched this lecture till the end, you are already ahead of many students. Now your next step is simple: revise, practice and stay consistent. If this video added value, make sure to like, subscribe and comment any questions you have in your minds below. See you in the next one. Allah Hafiz.